हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत या हिंदी साहित्य के अंतर्गत जिस चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो आज का प्रमुख प्रश्न है, जो कि प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया है। साधारण रूप से समझाइए। यदि आपके पास ये प्रश्न नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत देखिए, उसमें ये प्रश्न आपको दिया गया होगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ये भी इसी पुस्तक प्रेम मंजूषा से ही संबंधित है। प्रेम मंजूषा यूपीएससी के पाठ्यक्रम में एक प्रमुख पुस्तिका है। तो देखिए, डिस्कशन करने से पहले या उत्तर की अप्रोच समझने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ईदगाह जो प्रमुख कहानी है उसका मर्म क्या है, ताकि जो फ्रेशर्स हैं वो हिंदी साहित्य को किस प्रकार से अप्रोच करना है वो एटलीस्ट इस चीज़ को ठीक तरीके से समझ सकें। तो देखिए, पिछले वीडियोस में जैसे हमने प्रेमचंद जी की कुछ प्रमुख कहानियों के बारे में डिस्कशन किया था, कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी, जैसे कफन को समझा था। उसी तरीके से हमने पूस की रात पिछले वीडियो में देखी है। इसी तरीके से सदगति को भी समझने की कोशिश हमने कंसेप्ट वीडियोस के अंतर्गत की है। तो आज हम ईदगाह को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कहानी में प्रेमचंद जी किन समस्याओं को उठा रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, कहानी को समझने से पहले आप इसके प्रमुख पात्रों को देख लीजिए। प्रमुख पात्र है हामिद। ये एक छोटा सा बालक है और इसकी दादी अमीना। हामिद के माता पिता बचपन में ही गुजर गए हैं और वो उसका जो लालन लालन पालन या पोषण है वो पूरी तरीके से उसकी दादी अमीना करती है। तो कहानी की शुरुआत ईद के दिन से होती है। ईद का समय है, ईद का दिन है और सारे बच्चे जो मोहल्ले के बच्चे हैं हामिद के दोस्त हैं, और यहाँ तक कि हामिद वो ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं, मज़ार जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ईदी दे सकें, नमाज़ पढ़ सकें और इस त्यौहार को मना सकें। तो देखिए, हामिद जब ईद मनाने के लिए मज़ार जाने लगता है तो अमीना को लगता है कि उसे कुछ पैसे दिए जाने चाहिए, हामिद को कुछ पैसे दिए जाने चाहिए। लेकिन अमीना के पास इस वक्त घर में बहुत ही कम पैसे हैं, क्योंकि वो उनका परिवार गरीबी की समस्या का शिकार है। अमीना को लगता है कि यदि वो उसे पैसे दे देगी, हामिद को पैसे दे देगी, तो उसके पास जो सेवई बनाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तो ऐसे में वो जो अन्य मेहमान आएंगे घर के अंदर जब ईदी देने के लिए, तो फिर ऐसे में वो किस तरीके से उन्हें सेवैयाँ खिलाएगी। लेकिन कुल मिलाकर वो हामिद को 3 पैसे फिर भी दे देती है ताकि हामिद जाकर बाज़ार से कुछ खरीद सके अपने लिए, चाहे वो मिठाइयाँ हो या फिर खिलौने हो। हामिद के पास 3 पैसे, हामिद अपने मित्रों के साथ हामिद के कुछ मित्र हैं जैसे कि मोहसिन है, महमूद है। इन मित्रों के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने प्रमुख पात्र नहीं है। प्रमुख पात्र केवल ये दोनों ही हैं, हामिद और अमीना। तो अपने मित्रों के साथ हामिद मज़ार के लिए चल पड़ता है और वो नमाज़ पढ़ लेता है अपने मित्रों के साथ, और उसके पश्चात जब वो वापस आने लगता है घर की तरफ, तो बाज़ार से उसके मित्र कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे कि खिलौने खरीदते हैं या फिर मिठाइयाँ खरीदते हैं। लेकिन हामिद के पास क्योंकि केवल 3 पैसे, तो वो उन पैसों से चिमटा खरीदता है। चिमटा जो घर में हम जिससे खाना बनाते हैं, रोटी सेकते हैं, वो चिमटा खरीदता है हामिद। तो इस चिमटे को लेकर जब हामिद वापस घर पहुंचता है तो उसकी दादी पूछती है कि तुमने 3 पैसों का क्या खरीदा हामिद। तो हामिद बोलता है कि मैंने चिमटा खरीदा है। तो हाँ, उसकी दादी पूछती है चिमटा क्यों खरीद लिया। तो हामिद का जवाब ये होता है कि दादी, जब भी आप रोटी सेकती थी मैं हमेशा देखता था, अक्सर देखता था कि आपकी उंगलियां तवे पर जल जाती थी रोटियों को सेकते समय, तो इसलिए मैंने आपके लिए चिमटा खरीद लिया। तो अंतिम रूप से प्रेमचंद जी केवल ये पंक्ति लिखते हैं कि एक अनोखी घटना हुई। जो बालक आमीन था उसने जो बालक हामिद था, माफ़ कीजिएगा, जो बालक हामिद था उसने बूढ़े हामिद का पार्ट प्ले किया, और जो बूढ़ी अमीना थी वो यहाँ बालिका अमीना बन गई थी। अमीना केवल हामिद के ये शब्द सुनकर कि उसने उसके लिए चिमटा खरीदा है काफ़ी रोती है, और यहाँ पर आकर ये जो स्टोरी है या कहानी है ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, इस कहानी में प्रेमचंद जी किन समस्याओं को उठा रहे हैं। प्रेमचंद जी सबसे पहले तो ये दर्शाते हैं कि गरीबी का दंश क्या है, कितनी बड़ी समस्या है गरीबी। देखिए, प्रेमचंद जी की अक्सर कहानियाँ या जो भी आप उनके उपन्यास देखेंगे उसमें आपको ये
हमेशा कॉमन रूप से कॉमन थीम नज़र आएगी, गरीबी। दूसरा जो प्रेमचंद जी ने समस्या उठाई है या जिस चीज़ की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है वो है एक कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनसे कहीं ना कहीं समाज उनका बचपन छीन लेता है। उन्हें मजबूरन अपने बचपन को भुलाकर वयस्क हो जाना पड़ता है, वयस्क के रूप में उन्हें सोचना पड़ता है। वे अपने कहीं ना कहीं अपना बचपन खो देते हैं। और इस तरीके से प्रेमचंद जी ने यहाँ पर समाज पर एक करारा कटाक्ष किया है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि करारा चाटा समाज के चेहरे पर गड़ा है कि जिस समाज को गरीब बच्चों के लिए या जो बिन माँ बाप के बच्चे होते हैं उनके लिए जहाँ पर समाज को आगे आना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, समाज कहीं ना कहीं अपना उत्तरदायित्व यहाँ पर भूल जाता है। तो इस चीज़ को भी प्रेमचंद जी बेहतरीन रूप से इस कहानी के माध्यम से उठाते हैं। तीसरी चीज़ जो प्रेमचंद जी दिखाते हैं वो है भ्रष्टाचार की समस्या भी यहाँ पर प्रेमचंद जी ने दर्शाई है। जैसे हामिद का एक दोस्त ये बोलता है कि ये कांस्टेबल पहरा नहीं देते हैं, ये कांस्टेबल ही चोरी करवाते हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन के अंतर्गत भ्रष्टाचार पनपता है। प्रेमचंद जी ने यहाँ पर वो भी दर्शाने की कोशिश की है। और एक तत्व जो प्रेमचंद जी यहाँ पर लेकर आते हैं वो है सांप्रदायिक सौहार्द, या जो मित्रता है विविध धर्मों के अंतर्गत, विशेषकर हिंदू और मुसलमान धर्म के अंतर्गत, वो सांप्रदायिक सौहार्द के तत्व को भी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। तो देखिए ये हो गई ईदगाह की एक कंसेप्ट स्टोरी। और प्लीज़ आप इस कंसेप्ट स्टोरी को समझने के पश्चात जो प्रेम मंजूषा है जिसमें ये कहानी दी गई है ज़रूर उसे पढ़िए, और जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाइन्स है उसे प्लीज़ अंडरलाइन कीजिए, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके कि यदि यूपीएससी कोई प्रश्न पूछता है उस पंक्तियों से संबंधित, तो आप उसे पहचानने में और फिर उसके उत्तर देने में काफ़ी सहज महसूस करें मुख्य परीक्षा के अंतर्गत। तो देखिए जो आज का प्रश्न था कि प्रेमचंद जी की कहानियों के अंतर्गत किस प्रकार के मनोविज्ञान को देखा जाता है, या मनोविज्ञान का जिस प्रकार से प्रेमचंद जी ने प्रयोग किया है कहानी में उसे साधारण रूप से हमें समझाना है। तो प्रेमचंद जी की कहानियों में जो मनोविज्ञान है, देखिए इसका उत्तर लिखने से पहले आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि उत्तर के डायमेंशंस किस तरीके के होंगे। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन के पश्चात एक जो मुख्य भाग होगा जिसे हम बॉडी बोलते हैं वो बतानी पड़ेगी। बॉडी के अंतर्गत आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे कई कहानियों के, क्योंकि यहाँ पर पूछा है मनोविज्ञान का प्रयोग विविध कहानियों में किस तरीके से किया गया है। तो आपको कई सारी कहानियों के एग्जाम्पल्स यहाँ पर समझाने पड़ेंगे। उसके बाद एक बहुत ही संक्षिप्त में कंक्लूजन देना पड़ेगा आपको, यहाँ पर निष्कर्ष जिसे बोलते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन जो है वो तो आप बता देंगे कि आप कोई भी एक प्रभावशाली इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि किस प्रकार से जो प्रेमचंद जी की कहानी में मनोविज्ञान होता है वो एक सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में देखा जाता है, ना कि जो फ्रॉयड के चिंतन से जुड़ा हुआ रहता है मनोविश्लेषणवाद वाला मनोविज्ञान, वो प्रेमचंद जी यूज़ नहीं करते। प्रेमचंद जी उसका उपयोग नहीं करते, वो सामाजिक मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। ये सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो भारतीय समाज से जुड़ता हुआ नज़र आता है। प्रेमचंद जी की समझ और उनकी पकड़ जो समाज के अंतर्गत थी उससे वो जुड़ता है। तो इस प्रकार का कोई एक इंट्रोडक्शन आप देकर शुरुआत कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि प्रेमचंद जी की कहानियाँ एक यात्रा है आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से लेकर चरम यथार्थवाद तक, और इसी यथार्थवाद के अंतर्गत प्रेमचंद जी विविध मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं अपने पात्रों के अंतर्गत, जो कई चरणों में सामने नज़र आता है। अब देखिए जो बॉडी है, आपको सबसे पहले तो प्रेमचंद जी के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा कि प्रेमचंद जी किस प्रकार से मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। तो उन्होंने जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान का उपयोग किया है, ना कि फ्रॉयड के चिंतन के मनोविज्ञान या मनोविश्लेषणवाद का उपयोग किया है। जो अज्ञेय हैं, जैसे यदि आप हिंदी साहित्य आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिया हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि अज्ञेय हो गए, या फिर इला चंद्र जोशी हो गई, या फिर यदि आप फ्रेशर हैं तो अभी आप केवल ये नाम समझ लीजिए, कुछ समय के पश्चात आप इन नाम से परिचित हो जाएंगे। अज्ञेय हो गए, इला चंद्र जोशी हो गए। इन्होंने जिस मनोविज्ञान का प्रयोग किया है वो फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग है। मुझे माफ़ कीजिएगा यदि आपको पीछे से बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही होगी। तो जैसे मैं बता रहा था, अज्ञेय और इला चंद्र जोशी के द्वारा फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग हुआ है, जबकि प्रेमचंद जी सामाजिक मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं।
तो सामाजिक मनोविज्ञान का प्रयोग किस तरीके से प्रेमचंद जी ने किया है ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, सर्वप्रथम प्रेमचंद जी नारी मनोविज्ञान को लेकर आते हैं। उसी तरीके से प्रेमचंद जी कृषक मनोविज्ञान को लेकर आते हैं, दलित मनोविज्ञान को लेकर आते हैं, साथ ही बाल मनोविज्ञान को लेकर आते हैं, और इसी तरीके से बुजुर्ग मनोविज्ञान को लेकर प्रेमचंद जी सामने आते हैं। तो नारी मनोविज्ञान को आप बूढ़ी काकी के रूप माध्यम से दर्शा सकते हैं या रानी सारंधा के माध्यम से दर्शा सकते हैं। इसी तरीके से जो कृषक मनोविज्ञान है उसे आप पूस की रात के माध्यम से समझा दीजिए। तो वहीं जो बाल मनोविज्ञान है, जैसे अभी हमने समझा ईदगाह, उसके माध्यम से समझा दीजिए। बूढ़ी काकी माफ़ कीजिएगा, जो बुजुर्ग मनोविज्ञान है उसे आप अगेन फिर बूढ़ी काकी के माध्यम से समझा सकते हैं, या फिर आप ईदगाह के माध्यम से समझा दीजिए, अमीना के माध्यम से। तो वहीं जो दलित मनोविज्ञान है, जैसे हमने कल देखा था सदगति, उसके माध्यम से आप समझा सकते हैं। यहाँ समझाने का मतलब है कि आपको यहाँ पर उदाहरण देने पड़ेंगे, एक एक उदाहरण पंक्ति के रूप में आपको देना पड़ेगा उस कहानी में प्रेमचंद जी किस तरीके से वो मनोविज्ञान को उभार रहे हैं। तो इसके पश्चात आपको एक निष्कर्ष लिखना पड़ेगा कि या तो आप निष्कर्ष में ऐसे बता दीजिए कि प्रेमचंद जी जो ये मनोविज्ञान दर्शा रहे हैं उसकी प्रासंगिकता क्या है। देखिए, प्रासंगिकता ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपको एक एडेड एडवांटेज देगा बाकी अन्य जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो उस साल मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं उनके प्रति। यदि आप कंक्लूजन में प्रासंगिकता नहीं दिखा रहे तो प्रासंगिकता यहाँ दिखा दीजिए। जैसे कृषक मनोविज्ञान में आप पूस की रात के साथ साथ प्रासंगिकता ये दिखा सकते हैं कि कैसे वर्तमान समय में भी कृषक समस्या बढ़ रही है या और बनती जा रही है। उसी तरीके से बुजुर्ग मनोविज्ञान में आप हेल्पेज इंडिया का कोई उदाहरण दे दीजिए। ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि हेल्पेज इंडिया एक एनजीओ है जो इस क्षेत्र में काम करता है, तो आप एटलीस्ट इस चीज़ को यहाँ पर बता सकते हैं। तो ऐसे प्रासंगिकता बता दीजिए, और उसके पश्चात एक सधा हुआ बेहद ही संक्षिप्त में एक कंक्लूजन दे दीजिए कि प्रेमचंद जी का जो मनोविज्ञान है वो वर्तमान समय में भी जो रचनाकार है उनके लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है, ये नज़र आता है, क्योंकि वह उन्हें प्रेरित करता है कि इसी प्रकार के सामाजिक समस्याओं को अपनी कहानियों के अंतर्गत शामिल करने की कोशिश करें। तो ये इस प्रश्न के उत्तर की अप्रोच होनी चाहिए। यदि आप कुछ अलग तरीके से इस उत्तर को लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, कई सारे डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये सारे पॉइंट्स एटलीस्ट कवर किए जाएं किसी भी एक अच्छे उत्तर के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यदि किसी भी प्रकार का अन्य डाउट होगा तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।